तो दोबारा से सभी को गुड आफ्टरनून, लंबे ब्रेक के बाद मिलने। तो टॉपिक है हमारा आज का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 तक हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया है। और चैप्टर नंबर 6 जो कि है नेशनल इनकम, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा चैप्टर है, इजी। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो सब कुछ था माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती है दो टाइप की, एक माइक्रो, एक मैक्रो। इकोनॉमिक्स का मतलब तो आप सभी जानते हो, पहली क्लास में हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स मींस मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अगर आप अपना कर रहे हो या अपने बिजनेस का कर रहे हो तो वो माइक्रो हो गया, और मैनेजमेंट जब आप अपनी कंट्री का कर रहे हो, जब आप मैनेजमेंट इकोनॉमी एज ए होल कर रहे हो, तो वो मैक्रो हो गया। तो ये नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स से आता है। 12th क्लास के अंदर सबसे पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही है। तो नेशनल इनकम मतलब हमारे देश की इनकम, हमारा देश जो है वो क्या कमाता है, कैसे कमाता है, ये सब कुछ निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए। देखो, देश की हर एक चीज, हमारी खुद की ग्रोथ हमारे देश की नेशनल इनकम पे ही डिपेंड है। आप कभी नहीं हो सकता ऐसा कि देश डूब गया और आप करोड़पति रहो, आप भी गए, और बच गए तो लूट लेंगे आप, क्योंकि बाकी तो गरीब हो ही गए। अल्टीमेटली हमें देश का साथ इस वजह से भी देना है कि देश को अगर आर्थिक रूप से कुछ होता है तो वो फिर हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। ये कंट्री इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी, देख, एक तो इमोशन होते हैं कंट्री से, वो बहुत जरूरी है। अभी वर्ल्ड कप का वानखेड़े स्टेडियम में वो प्रोग्राम हुआ था, मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, मैं नहीं देख पाता, बट उनकी कुछ फोटोज या कुछ शॉर्ट वीडियोज आ जाती हैं सामने। तो वंदे मातरम चल रहा था, पूरी टीम पूरा चीयर कर रही थी और बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से। एक इमोशन है, क्यों भाई, अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए। तो हर कोई अपनी जो कंट्री है हमारी उसको कंट्रीब्यूट करता है किसी ना किसी तरीके से। देखो, आप लोग भी कर रहे हो, आप सभी यहाँ पर पढ़ रहे हो, बड़े होके सीए बनोगे, कंट्रीब्यूट करोगे नहीं देश को? आज भी कर रहे हो, आपने हमें फीस दी है, हमारा देश का नेशनल इनकम जनरेट हुआ है, तो फिर पता होना चाहिए हमारे कंट्री का नेशनल इनकम होता क्या है, निकलता कैसे है, क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, डन। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सबसे पहले इस चैप्टर में हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है, तो यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं, और ये आपके 12th क्लास के अंदर नहीं था, हो सकता है आपके टीचर ने आपको ज्ञान के लिए बता दिया हो। नेशनल इनकम अकाउंटिंग पायनियर बाय द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट साइमन, का नाम खुद पढ़ लो, एंड रिचर्ड स्टोल। ठीक है, इज द सिस्टम ऑफ, देखो यहाँ आ गया, इज द सिस्टम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स from the stage of production of goods and service to the stage of their final disposal. Like any other accounting system, the national income account first define concept and then construct measure corresponding to these. तो इस चैप्टर में पहले कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं और बाद में नेशनल इनकम निकालने का, उसी कंसेप्ट के बेस पर आप नेशनल इनकम निकालते हो। तीन मेथड होते हैं, जिन्होंने पढ़े उसको पता होगा, एक वैल्यू एडेड होता है, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो अभी आप टेंशन मत लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल अकाउंट्स help us to understand how the various transactions from the stage of production of goods or service to the stage of their final disposal are interrelated and gives us an idea of working of an economy. क्यों हम देख रहे हैं नेशनल इनकम को, कि कैसे रॉ मटेरियल लाकर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बीच के सारे प्रोसेस को इन लोगों ने हमें एक्सप्लेन
किया है, उससे हम इकोनॉमी को समझते हैं। इट हेल्प्स टू मीट द नीड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO कहते हैं इसको, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स को कंपाइल करने के लिए। और ये कोई बहुत माइनर काम नहीं है, ये बहुत मेजर काम है। पूरा देश का आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, मजाक है। एट द स्टेट लेवल, स्टेट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमी have the responsibility of compiling their state domestic product and other, और पूरे भारत का होता है, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है, अब ये कह रहा है, यहां से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, तैयार रहना है हमें। पता है आपकी बुक का एक खास बात यह है कि आपको इंस्टीट्यूट कहीं से कोई क्वेश्चन दे देगा। हो सकता है आपसे इस इकोनॉमिक्स का नाम पूछ ले, नोबेल प्राइज के लिए, है ना। तो आपको तैयार रहना है इस बुक की। इसीलिए मैं कहता हूँ, खासकर क्योंकि पहले जब मैं सीपीटी पढ़ाता था, तो सीपीटी, ये फाउंडेशन के पहले सीपीटी होता था, तो उसमें लॉ भी ऑब्जेक्टिव थी। मैं, हाँ, लॉ भी ऑब्जेक्टिव थी, नोट्स से पढ़ाता था। तब मैं मर्केंटाइल लॉ को भी वर्ड टू वर्ड पढ़ाता था बुक से, और यही रीजन थे। 40 नंबर का था, 40 में 40 ताबड़तोड़ आते थे, 38 36। मुझे याद नहीं है कि 30 से कम किसी बच्चे के आते होंगे लॉ के अंदर। इतना क्लास में घुटवा देता था उनको बोल बोल के। और 3 ही यूनिट थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। बैठा के 2-2 घंटे की क्लास में हर दिन 2 यूनिट रट्टा, चल भाई अगला यूनिट। पक जाते थे वो, एट द एंड कहते सर गोली मार दो हमें या पेपर करवा दो, बहुत बहुत हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में स्टडी मटेरियल का बहुत महत्व है। डन, चलो। नेशनल, अब ये कह रहा है यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टीमेट। क्या इसका यूजफुलनेस है और क्या इसका महत्व है, जरा ये बताएगा। कह रहा नेशनल इनकम अकाउंट्स आर फंडामेंटल एग्रीगेट स्टैटिक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस and are extremely useful, especially for the emerging and transitional economy. Businesses to forecast the future demand of their, आज की नेशनल इनकम से हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग हो सकती है नहीं। जैसे आज मैं कमा रहा हूँ महीने का 2 लाख, क्या लगता है भविष्य में क्या करूंगा? और कमाऊंगा, कमाऊंगा या नहीं? The estimate of national income show the composition and structure of national income. Composition मतलब होता है सारे अलग अलग जगहों की इनकम को जोड़कर एक जगह इकट्ठा करना। तो पता लग जाएगा ना कौन सा सेक्टर से हमें कितनी इनकम आ रही है। इन टर्म्स ऑफ, देखो आगे लिखा भी है यही बात, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो हमें तीनों का महत्व पता लगेगा, और तीनों में कमियां क्या है ये भी पता लगेगी। Their periodical variation in them and the broad sectoral shift in an economy over the, दो बात देखो, एक तो फोरकास्टिंग पता लग जाएगी फ्यूचर की डिमांड, दूसरा सारे सेक्टरों का पता लग जाएगा, भाई कौन से सेक्टर ने क्या कमा के दिया। अब जैसे ये रिलायंस है, मुकेश अंबानी, ये बहुत अमीर है। क्या लगता है आपको, अगर रिलायंस के अंडर में 40 कंपनियां होंगी ना, वो 40 कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता रखता होगा, और कोई डिपार्टमेंट अगर कमा के नहीं दे रहा है ना, वो उसको बेच देगा। तुम बोलो इसको क्या जरूरत है, इस पे तो इतना पैसा है। उसको ये देखना है कौन सा डिपार्टमेंट उसका फायदा कर रहा है, कौन सा नुकसान कर रहा है। जो नुकसान कर रहा है पहली काम या तो सुधारा जाएगा, नहीं सुधर रहा तो, और सुधरेगा क्यों नहीं, कंपनी है उसकी भाई, उसकी जगह किसी और को रखेंगे काम पे। पता लगना चाहिए ना, जैसे मैं आप सभी को कहता हूँ हमेशा, आप सभी को मंथन करना चाहिए। मंथन हिंदी शब्द है, मंथन मतलब एक सोच विचार करो कि इन 4 सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा टॉपिक है, किसी एक सब्जेक्ट में मान लो कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है। तो फिर आपने प्रण ले लिया कि भाई अब मैं फ्रेश माइंड से बैठूंगा, 3-4 घंटे इस टॉपिक को करूंगा, उसकी बाल की खाल निकालेंगे।
तो कोई भी टीचर क्लास में जब वो टॉपिक पढ़ाता होगा तो बेस बताता होगा या नहीं? अच्छा, तुम्हारे पास इतनी इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास बैकअप है सारा, है या नहीं है बैकअप? मेरा बैकअप तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, सर का एप्लीकेशन पे है, देखो उनको। वहां भी नहीं है, छोटे टॉपिक पर टकरो गूगल से पूछ लो, गूगल भी आजकल काफी हेल्प कर देता है। वो भी नहीं है तो हम लोगों के आपके पास नंबर है या नहीं, मारो करो व्हाट्सएप। तूने कल पूछा था डाउट, दिया आंसर सुबह 4 बजे मैंने, तो पूछो तो आपको आंसर भी मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, आज पूछोगे कल तक परसों तक मिल जाएगा आंसर। बाय द वे भूल गए तो एक बार और याद दिला दो, सॉफ्ट रिमाइंडर, गुरुजी जरा बता दो दोबारा से आंसर, ठीक है। अगला, sectoral contribution to national income information is used by government to decide various sector specific development policy to increase। जैसे कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर मान लो इस साल की नेशनल इनकम में वीक आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अब उस पर वर्क करेगी, जो वीक आ रहा है उसको बंद थोड़ी करेंगे, तो उस पर काम करेंगे। मैं कह तो रहा हूँ, आप सभी मंथन करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये वीक है, तो उस पर क्या करोगे? काम करोगे। और करो तो सही। अरे इस दुनिया में किसी भी काम में तुम 6-8 घंटे भी लगा दो ना भाई साहब, उस पर तुम मास्टर हो जाते हो। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें 6-8 घंटे में समझ में नहीं आएगा? कोई टॉपिक नहीं। करने वाले तो बनो तुम लोग, ब्रॉड माइंड रखना, तो कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करोगे तो हमारे बाप पहले से बैठे हुए हमसे आगे, है ना। चलो, नेशनल इनकम स्टैटिक्स also provide a quantitative basis for macroeconomics modeling and analysis, for assessing and choosing economic policy, and for objective statement as well as evaluation of government's economic। तो हमें ये बता देता है कि हम कौन सी इकोनॉमी पॉलिसी चूज करें। जैसे अभी ना हमारा भारत एग्रेसिव है बहुत, और 1990 से पहले हम डिफेंसिव थे। क्यों? हमारा इकोनॉमिक बैरियर हम ही ने तो डाला था। और हमारे ऊपर क्यों डाला था लोगों ने? क्योंकि हम डरते थे। अब 56 इंच का हमारा सीना है, हम डरते नहीं है किसी से। कारण क्या है ना डर होने का? उसका सच में 56 इंच का सीना है, उसी वजह से लोग डरते हैं। ऑप्शन ए है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरी दुनिया में एक दो कंट्री के पास ही इतना रिजर्व है, बस यूएस चाइना। $500 बिलियन, नहीं समझे? और 1990 में 1 पॉइंट समथिंग था। तो दुनिया से तो हम डरते नहीं। दूसरी बात हमारे यहाँ की जनसंख्या, चाइना टेंशन में, ऊपर से प्योर जनसंख्या है, यूथ है पूरा। ये भी नहीं चाइना की तरह बुड्ढे बैठे हैं, प्योर है, बिल्कुल प्योर। और ये जनसंख्या बहुत माइंडेड है, कुछ ना कुछ कर लेती है। जब ये सब मिलकर बैठे हुए तो इंडिया कितना बड़ा मार्केट है या नहीं? कह तो रहा हूं, आप तरीके से पानी बेचने बैठ जाओ, बस एक कोई अच्छी सी ऐड चला दो, पानी में कुछ नया ले आओ, देखना तुम्हारी दुकान। कुछ छपरियों को देखो, डॉली चाय वाला, उर्फी जावेद, उसका समझ ही नहीं आता। देखो आज क्लास में उसकी बात करनी पड़ रही है मुझे, है ना। और जब ये लोग हो चुके, तुम तो फिर भी अच्छे खासे लोग हो, समझदार हो। तो भारत के अंदर बहुत बढ़िया ये सिस्टम है। तो दुनिया भारत से अब डरती नहीं है, और बहुत डरती है, क्योंकि भारत जो है वो बिल्कुल एग्रेसिव मोड में काम करता है। और ये एग्रेसिवनेस आई हमारी नेशनल इनकम की डेटा को देखकर है। तो पता चला गुल्लक में 1 रुपया भी नहीं है, जाके खड़े हो और बता क्या खाएगा, वो तुझे खाएगा पहले। समझ गए? चलो जी। नेशनल इनकम एस्टिमेट थ्रो लाइट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट इनकम। तो देखेगा यहाँ इनइक्वालिटी कहाँ हुई है डिस्ट्रीब्यूशन में।
It facilitates the process of comparison of structural stats such as ratio of investment to growth, taxes, fiscal deficit, government expenditure to GDP etc. जीडीपी में सरकार कम खर्च कर रही है, सरकार को बताएगा डेटा कि सर 143 करोड़ हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, और आपने वहां पर खामखा ये खर्चा कर दिया, ये खर्चा तो वहां होना चाहिए था। ऑल वेल। इंटरनेशनल कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जिसमें हम आज भी बहुत पीछे हैं। तो जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ोगे? एक मूवी थी भाग मिल्खा भाग, देखी है किसी ने? किसने नहीं देखी? बस बाकी सबने देखी है, फिर तो मुझे बताने में अच्छा भी लगेगा। तो मिल्खा सिंह जो थे वो मतलब हमारे इंडिया में ओलंपिक सबसे पहले गोल्ड वगैरह जो बड़े लेवल पे लाए वही लेकर आए थे। तो मिल्खा सिंह इंडिया की तरफ से ओलंपिक खेलने ऑस्ट्रेलिया गए थे, आई थिंक फर्स्ट टाइम। और इंडिया में उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पे बड़ी तगड़ी प्रेजेंटेशन दी थी बिना जूते के। तो ऑस्ट्रेलिया गए, अब हट्टा कट्टा बंदा था, किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की से इश्क हो गया, देखा होगा तुमने फिल्म में। मतलब वो अपने गोल से भटक गया, भटका तो वो हार भी गया, हारा तो शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसको अपनी कैपेसिटी पता थी। जैसे मैं कोई क्लास देने आऊं और आपको समझ में ना आए, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ क्लास में। वैसे ये होता ही नहीं कभी। एक दो बार हुआ है ऐसा कि किसी दिन मूड ही खराब था, पीछे से ही कुछ गड़बड़े पढ़ा के चला गया, बाद में सोचा भाई यार, फिर उस क्लास को दोबारा अगले दिन आगे पढ़ाता हूँ। एक दो बार ऐसा हुआ है। तो शर्मिंदगी महसूस होती है, क्यों होती है? क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने अच्छा, तो मिल्खा सिंह को पता था वो अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। तो वो फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहे थे, उसका मूड वैसे ही खराब था, दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था कि भाई मेडल ला सकते थे हम। वो रात को फ्लाइट चल रही थी, वाकई में सच बात है ये। वो उठता है अपनी सीट से, वो कोच के पास जाता है, कोच से बोलता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बताओ दौड़ का। दौड़ का कोच के जेब में पेन पेपर होता है, वो निकालता है, वो लिख के दे देता है। कोच को पता है ये कर लेगा, और वो तब से मेहनत करता है, वो तगड़ा, और सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो उसने इतनी मेहनत ना कंपैरिजन करके की, नहीं समझे? उसके हाथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइमिंग था, जो भी था, ये 11 सेकंड 12, मुझे याद नहीं। तो बाद अब उसको कंपैरिजन करना था बार बार। वो दौड़ रहा था, 18 में पूरा कर रहा था, 18 सेकंड में दौड़, बट उसको कितने में करनी थी? 11 में। मान लो 11 सेकंड था, इसीलिए फिल्म में कितना था मुझे याद नहीं। फिर वो 13 सेकंड पे भी आया, हालांकि 13 सेकंड में आप 200 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हो, कम है 100 मीटर की, लेकिन वो फिर भी नहीं, मुझे तो 11 में दौड़ना है। तो क्या कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में आप हमेशा आगे बढ़ते। नेशनल इनकम का स्टैट्स कंपैरिजन क्रिएट करता है, कौन सी जगह पे कमी रह गई और कौन सी में हम आगे बढ़े। ऑल वेल। आगे कहता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे हम पूरे दूसरे, आज यूएसए का लिविंग स्टैंडर्ड कितना हाई है, लंदन का कितना हाई है, हम तो फिल्मों में ही देखते हैं। वहां के जो लोग घर होते हैं, घरों का जो कारपेंटर्स ने वो जो किया होता है वुड का काम, उनके दरवाजे ये वो पेंट बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में अच्छा होता है। वहां पर वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे यहाँ से अच्छा है, तो हमारी नेशनल इनकम से कंपैरिजन करते हैं। तो combined with financial and monetary data, national income data provide a guide to make policies for growth and ग्रोथ और इन्फ्लेशन की पॉलिसीज भी ये डेटा निकालता है। ऑल वेल। कोई डाउट है तो पूछो, किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटे आ रहा है समझ? ओके। अब नेशनल इनकम के अलग अलग कंसेप्ट है, तो वी बिगिन आवर डिस्कशन विद द बेसिक मेजर ऑफ आउटपुट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक। तो देखो नाम से ही पता है भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन करते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्शन। अच्छा, ग्रॉस नाम है तो मतलब कितना करते हैं बताया इन्होंने, डेप्रिसिएशन वगैरह इसी में इंक्लूडेड है। ऑलरेडी ग्रॉस में डेप हमेशा क्या होता है, तो प्यार से इसको जीडीपी कहते हो। और हमारे देश में ग्रोथ जो है वो जीडीपी के अकॉर्डिंग ही होती है। तुमने न्यूज में तो देखा ही होगा कि जीडीपी गिर गई, जीडीपी बढ़ रही है। आजकल हम बढ़ रही है सुन रहे, पता है पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया जीडीपी हमारी है, अगले कई सालों तक रहने वाली है। बीच में कभी कुछ हो सकता है कि कोई न्यूज आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, बट जीडीपी हमारी सबसे तगड़ी रहने वाली। ऑल वेल, द प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमी ट्रांसफर इनपुट सच एज लेबर कैपिटल इनटू आउटपुट जीडीपी। सारे इनपुट से हम लोग क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं। इनपुट को काम पे रखते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और जीडीपी आती है। इनपुट क्या है, लेबर कैपिटल, जिसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हो, और फैक्टर को आप पेमेंट देते हैं, वेजेस एंड इंटरेस्ट। फैक्टर को हम क्या देते हैं, तो बेटे मेरे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए चारों की जरूरत है। तो लैंड के बदले में रेंट देता हूं, और लेबर के बदले वेजेस देता हूं, और कैपिटल के बदले, इसको आप कहते हो फैक्टर। तो सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप कहते हो नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी। तो देखो दो तरीके की जीडीपी होती है, नॉमिनल और रियल जीडीपी। कोई बताएगा नॉमिनल और रियल? एक 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 बोलो, बोल बेटे। रियल में करंट ईयर प्राइस लेते हैं, बेस बेस ईयर प्राइस, और नॉमिनल में करंट ईयर का प्राइस है। बेस ईयर मतलब जैसे कि मैं ये फोन, मान लो ये फोन है, ये फोन 2018 में लाया 10,000 का। तो आज मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो 10,000 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो ये रियल जीडीपी हो गया। बट क्या आज इस फोन की वैल्यू 10 होगी? हो सकता है 8 हो। तो करंट प्राइस 8,000 है या 12 हो। तो करंट प्राइस पे नॉमिनल और बेस प्राइस पे। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ, तो जीडीपी मतलब वैल्यू ऑफ ऑल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की बात करते हैं। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड in the country within a given. It includes the value of goods produced जैसे कि houses and mobile, and the value of service जैसे telecom और health insurance, है ना, services, insurance services company देती है। The output of each of these is valued at its market price and values are added together to get GDP. तो GDP MP का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त MP मतलब मार्केट, मतलब इसके अंदर मार्केट प्राइस का मतलब इसके अंदर टैक्सेशन वगैरह सब इंक्लूड। एक बार बताओ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मयंक, तुम कभी कोई फोन वगैरह खरीद के लाए हो? तो अगर 20,000 का फोन तुम्हें मार्केट में मिला तो उस पर जीएसटी वगैरह क्या होता है? पक्की बात है। तो यानी कि इस मार्केट प्राइस में जीएसटी इंक्लूड होगा। जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट। तो नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, देखो आ गया तुम्हारा ये नॉमिनल को जीडीपी एट इन क्वार्टर 1 22-23 is estimated 364.95 lakh crore as against 51.27 lakh crore in quarter 1 21-22। तो हमारा ग्रोथ कितना था? 26%। देखो कितना बढ़िया ग्रोथ था। अच्छा, ये था 21-22, ये पोस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कोविड के दौरान तो हमारा क्या, दुनिया का भट्टा बैठा हुआ था, हमारी क्या बात कर रहे। ऑल वेल। अब रियल जीडीपी क्या होता है, कह रहा है रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जैसे कि 2011-12 के प्राइसेस इन क्वार्टर 1 22-23 इज एस्टिमेटेड टू अपॉन ए लेवल ऑफ 36.85 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 32.46 लाख करोड़ इन Q1 ऑफ 2021 और
2011-12 में कितने थे? 36.85 और 2021-22 में। तो यहाँ ग्रोथ कितनी दिखाई? 20.1% कंपेयर में Q1 21-22 का। तो देखो रियल जीडीपी का ग्रोथ हुआ 6.8% एनुअली, इन्फ्लेशन रेट एवरेज कंज्यूमर प्राइस जो है वो 6.9% बढ़ा। ये इन्होंने शुरू से अभी तक का डेटा दिया हुआ है, एक IMF का है, सोर्स है, इन्होंने डेटा दिया हुआ है। जो भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6 पॉइंट, आपसे पेपर में नहीं पूछेगा ये, ठीक है, नॉलेज के लिए। चलो, तो रियल और नॉमिनल में समझ में आ गया। नॉमिनल कौन से प्राइस पे होता है और रियल अगर पूछा तो यही क्वेश्चन पूछे। अब आता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर? मतलब एक टूल है मेजर करने के लिए, ठीक है। एक फॉर्मूला नहीं होता, जैसे आप लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऐसे टाइप जो एक फॉर्मूले होते हैं वैसी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में दे रखा होगा नॉमिनल भी और अब मान लो आपसे बोले कि रियल जीडीपी निकालो, तो इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। आपको बोले नॉमिनल निकालो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, नॉमिनल आ जाएगा। सही है, मतलब मैथ्स पूरी। So the GDP deflator, as the name implies, can be used to deflate or take inflation out of GDP. In other words, GDP deflator is a price index used to convert nominal to nominal से real में पहुंचने का एक तरीका है। Real is equal to nominal divided by deflator into, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। एक एक हो जाएगा तो इससे ऑटोमेटिकली ये भी आ जाएगा। सही है, चलो। तो देखो जो डिफ्लेटर है वो मेजर करता है करंट लेवल ऑफ प्राइसेस को बेस ईयर के लेवल ऑफ प्राइसेस से। तो इससे आपको इन्फ्लेशन पता लग जाता है। जैसे 2011 में कोई चीज 5,000 की थी और 2024 में वही चीज 13,000 की है, तो इससे जो महंगाई बढ़ी तो महंगाई का इन्फ्लेशन रेट पता लग जाएगा। जैसे 2023 का इन्फ्लेशन 2022 के मुकाबले 8.439% था। 2023 में इन्फ्लेशन कितना था? 8.43। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई दर। जैसे 2022 में जो चीज आपको 100 की मिलती थी अब 108 रुपए 40 पैसे की मिलेगी 2023 में। समझ गए? तो ये हमारा इन्फ्लेशन। इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। चलो जी, आप सभी निकालेंगे इसका आंसर। जीडीपी डिफ्लेटर निकालो, किंतु निकला हुआ है। तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब नॉमिनल डिवाइड रियल इनटू, तो देखो 500 पहले का डिवाइड 500 इंटू 100, तो ये तो कट गया। अब देखो 800 डिवाइड 650 इंटू, निकालोगे तो ये आ जाएगा। फिर 1150 अब और 800 इंटू 100, ये आ जाएगा। कर लोगे? दूसरा इलस्ट्रेशन ये आप अभी करो कॉपी में, निकालो फटाफट। यार बोतल देना जरा, है हो गया? उड़ा रहे हो क्या? अरे तुम में से कौन है जो यूट्यूब पे देखता है ये बैकअप? देख रहे हो अभी? देखते हो?
ठीक है, तो अपलोड करता रहूं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ डेली कर दूं, क्योंकि टाइम तो है नहीं ज्यादा, ऑल्टरनेट करके कोई बेनिफिट ज्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी मैं प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया पूरा पूरा मार्केट और बिजनेस साइकिल डाल देता हूं आज। ठीक है, आ गया सबका? कर लो बेटे, कर लो आराम, आ गया। तो देखो ये आ गया 63 पॉइंट, आ गया सबका। और कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 12 क्लास ये नहीं है। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट, ये सामने ही है मेरे। प्राइस इंडेक्स 120 दे रखा है और नॉमिनल निकालना है। रियल जीडीपी क्या है? यानी कि अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूं तो इन्फ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइड बाय रियल 450 इंटू, तो अब आप इसको इधर उधर करके आंसर निकाल, 540 आपका आंसर आ गया। तो इलस्ट्रेशन 4 देखो, नॉमिनल जीडीपी 600 करोड़ है और प्राइस इंडेक्स 100 है। नॉमिनल जीडीपी मान लो 1200 पहुंच गई 2018 में, और प्राइस इंडेक्स 110, तो रियल जीडीपी निकालो। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 1200 इंटू 100 डिवाइड प्राइस इंडेक्स कर दो। प्राइस इंडेक्स क्या है? 110, तो ये आ गया 1090 पॉइंट। ऑल वेल, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली कर लोगे। फॉर्मूला याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको आप प्राइस इंडेक्स बोलते हो, इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइड रियल मल्टीप्लाई 100। यस, अब आ गया जी कुछ, देखो अब ना मैं बोर्ड पे यहां पर आप लोगों को कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मेंटोस सा है, इजी है। देखो क्वेश्चन है जीडीपी, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जीडीपी। अगर वो आपसे ये बोले सीधा बोले नेशनल इनकम निकालो, तो नहीं, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी। अगर वो बोले डोमेस्टिक निकालो, तो आएगा आपका एन। डन। कुछ भी निकालने को बोल दे, अगर एक चीज भी मेरे पास है, मान लो मेरे पास क्या है, तो बहुत सिंपल है, जीडीपी एमपी मेरा गिवन है और मेरे को फाइंड करना है, मान लो एनएनपीएफसी फाइंड करना है। मतलब कुल मिला के ऐसे, एनएनपीएफसी निकालना है, एन छोटा करो पहले, और गिवन क्या है? तो बहुत सिंपल सुनना, देखो क्या करना है। इधर ग्रॉस है ना, और हमें कहां जाना है? नेट पे। तो इसमें हमेशा डेप क्या होता है बेटे? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो नेट करोगे तो पक्का डेप क्या करोगे? ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक है नेशनल। तो डोमेस्टिक में नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए क्या हो जाता है? एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे विराट कोहली वगैरह 125 करोड़ कमा के आए यूएस से, ठीक है, या वहां पर उन्होंने जो भी वहां रहे वर्ल्ड कप कमाया, तो डोमेस्टिक में उन्होंने जो भी कमाया, वहां से जो कमाया, दोनों को ऐड करो तब जाके क्या आता है। यहां तक ओके? एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। अब ये एमपी, एमपी मतलब इसके अंदर इंक्लूड होगा टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए टैक्स को माइनस कर दो, तो मतलब माइनस एनआईटी, मतलब होता है नेट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का तरीका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दो जो कि गवर्नमेंट ने। ऑल वेल, आया? नहीं आया? ठीक है, तो मेरा क्या निकल गया? एनएनपी। अब मान लो मेरे से ये बोला है
एनडीपीएफसी फाइंड करो और गिवन है जीडीपीएमपी, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो अब इसमें एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे बेटे, बताइए क्या करें। ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और डीपी तो सेम है, कुछ करना ही नहीं। और एमपी से एफसी पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस ऑल वेल। मान लो मेरे पास गिवन है जीडीपी एमपी, ये नहीं फाइंड करना है, और गिवन है एनएनपीएफसी। तो अब क्या करें, नेट से ग्रॉस पे जाऊं, क्या करूं, एनपी से डीपी पे जाऊं, माइनस एनएफआई है। देखो डोमेस्टिक से नेशनल निकालना होता तो प्लस करता हूं, अब नेशनल से उल्टा कर दूंगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी। समझ में आ गया, बस यही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और दे दो, चलो। एनएनपीएफसी निकालो, जीएनपीएमपी दे रखा है, ठीक है बेटे, बता। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, क्या करेंगे, एनपी एनपी सेम है, कुछ नहीं बेटे, तू बता। एमपी से एफसी पे जाएंगे, माइनस एनआईटी, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल वेल। चलो ठीक है जी। जीडीपी और जीएनपी सेम कैसे हो जाएगा, जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो डोमेस्टिक है, एनएफआईए प्लस करो डीपी में, तब एनपी आता है। और ठीक है, कोई डाउट भाई किसी भाई को? चलो फिर एक क्वेश्चन और। जीएनपी जीवीएमपी और जीडीपी एमपी सेम होता है, वो वैल्यू एडेड मेथड। जीएनपी एमपी दे रखा है और एनडीपीएफसी दे रखा है, जीएनपी एमपी फाइंड करना है। भाई तू बता दोबारा से, नेट से ग्रॉस पे जाए क्या करूं, प्लस डेप, नॉट माइनस, नेट से ग्रॉस जा रहे, डीपी से एनपी पे जा रहा हूं, डोमेस्टिक से नेशनल, जल्दी बताओ, प्लस एनएफ, एफसी से एमपी पे जा रहा हूं, प्लस एनआईटी, ऑल वेल। चलो जी, नेशनल इनकम में इन्होंने ये बोल दिया, कह रहा डोमेस्टिक दे रखा है, एनडीपी पे आना है, तो जी से एन पे आने के लिए क्या माइनस करूंगा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप, सही है। और नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस, और जीएनपी निकालना है तो जीडीपी एमपी में एक काम करो, जी जी सेम है ना, और डीपी से एनपी में पहले एनएफआईए प्लस कर दो, एमपी एमपी सेम है। तो देखो जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी एमपी, सही है। और जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी दे रखा है, जी जी सेम, एनपी है, डीपी एनपी डीपी से माइनस एनएफआईए कर दो। और एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, तो देखो नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और नेट मतलब जो भी कमाया। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है तो जीएनपी एमपी हमेशा जीडीपी से ज्यादा आता है, आएगा नहीं, मतलब मेरी बाहर से इनकम ज्यादा है तो डोमेस्टिक से ज्यादा ही आएगा ना नेशनल। और मान लो बाहर से इनकम है ही नहीं, मैं बाहर भेज रहा हूं, तो जीएनपी कम आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑल वेल। इंडिया की क्या जीडीपी यहां से बाहर जा रहा है तो नेगेटिव है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं, कैसे पैसा कहां जा रहा है, ठीक है, इंपोर्ट करोगे तो पैसा कहां जा रहा है, ओके। तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, खत्म। अब एनएनपीएमपी को देखते हैं, तो देखो यहां क्या दे रखा है, जीएनपीएमपी गिवन है और कह रहा है एनएनपीएमपी निकालो, तो जी से एन पे जाएंगे, जल्दी बताओ, एनपीएमपी सेम, एमपीएमपी सेम, कुछ नहीं करना,
मान लो एनडीपी एमपी गिवन है और कह रहा है एनएनपी एमपी निकालो, तो जी एन से एन सेम, डीपी से एमपी प्लस एमपी एमपी सेम आ गया। और तीसरा कह रहा है एनएनपी एमपी निकालो, अगर आपको जीडीपी एमपी दे रखा है तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप, एंड डीपी से एनपी पे प्लस एनएफआईए, और एमपी एमपी सेम है। हो गया जी? कोई टेंशन, किसी बालक को कोई दिक्कत? अब जीडीपी एफसी कह रहा है निकालने को। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखा है मतलब एमपी, और फैक्टर पे आना है तो माइनस कर दो एनआईटी। और क्वेश्चन में एमपी नहीं दे रखा, फैक्टर दे रखा है, बोले एमपी निकालो तो प्लस कर दो एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखो, मार्केट एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, या आप ऐसे बोल दो एफसी प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। ऑल वेल। और एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी, और एमपी माइनस एनआईटी प्लस। अब देखो जीडीपी एफसी हमें निकालना है, तो आप सभी बताएंगे। गिवन है जीडीपी एमपी, तो जीडीपी तो सेम ही है, कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी पे जाएंगे माइनस, और एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, आगे कह रहा है, अच्छा ये इन्होंने इनकम मेथड भी डाल दिया, अभी इनकम मेथड को हम बाद में देखेंगे। नॉर्मली समझ में आ गया? तो अगला है हमारा टॉपिक फैक्टर कॉस्ट वर्सेस बेसिक प्राइस वर्सेस। एक फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट होगी। फिर एक आता है बेसिक प्राइस, और बेसिक प्राइस के बाद मार्केट प्राइस में एनआईटी क्या होता है? प्लस होता है। वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एट दिस स्टेज, बेटे यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो मोस्ट ऑफ द 12th क्लास का था, जो नेशनल इनकम पढ़ के आए उनको आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस से होते हैं या आर्ट्स से भी होते हैं, उनके लिए मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। At this stage, we need to clearly understand the difference between the concept MP, FC and BP. BP मतलब basic price. So GDP at basic price exclude any taxes on product the producer receive from the purchaser and pass on the government. देखो, प्रोड्यूसर क्या करता है? परचेजर को जब सामान बेचता है तो वो परचेजर से जीएसटी लेता है, और प्रोड्यूसर वो जीएसटी किसको जमा कर देता है? तो जब जीएसटी लिया तो वो मार्केट प्राइस हो गया, और जीएसटी लेने से पहले जो भी कीमत होगी उसको बोलते हैं बेस प्राइस, मतलब बेसिक प्राइस। ऑल वेल। दोबारा बताऊं, एक बार और बताऊं। मैंने आपको एक शर्ट बेची 2000 की, आपने मुझे कितने की? मैं कहा 2000 की। कह रहा दे दो, मैंने बिल दे दिया आपको। अच्छा वो बिल था 2240 रुपए का, आप कह रहे धोखा कर रहे हो, 2000 की बता रहे हो, 2240 का बिल दे रहे हो। तो मैंने क्या बोला? 12%। तो आपने मुझे 2240 दिए, वो आपके लिए मार्केट प्राइस है। उस 2240 में 240 रुपए मैं किसको जमा करा दूंगा? और शर्ट कितने की है? 2000, उसका बेसिक प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कैसे हो गया? टैक्स माइनस करा है ना, बेस प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट। अब वो शर्ट मेरी दुकान तक आई, रास्ते में बहुत सारे एक्सपेंडिचर नहीं हुए, वो सब भी तो फैक्टर कॉस्ट में तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है। और उसके बाद मेरी दुकान तक पहुंचने का खर्चा क्या करेंगे, है ना? बट इंक्लूड एनी सब्सिडी द प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये आपको पता ही है। तो बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस जो भी प्रोडक्शन टैक्स मैंने दिया हो। फैक्टर कॉस्ट में एक्साइज दिया होगा, मैंने क्या बोला? मेरी दुकान तक पहुंचने तक के सारे खर्चे भी तो जोड़ोगे। हाँ, सब्सिडी माइनस कर देना। समझ गए दोस्त? सब्सिडी क्या करना है? माइनस करना।
रिलेशनशिप एफसी और बीपी में क्या है, देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो सिंपल है, मेरी जगह पर बनाने का खर्चा, लैंड का रेंट, लेबर की सैलरी, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। बट अब जब बना है तो इस पे जाएगा एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दूसरा ये ट्रक में जाएगा, टोल टैक्स वगैरह वगैरह दे दाके ये पहुंचेगा दुकानों पर। जब वो दुकानों तक पहुंच गया तो बेसिक प्राइस और प्लस करा उसमें इनडायरेक्ट टैक्स, तो बन गया क्या? कैसा लगा जी? कोई डाउट हो तो बताओ। यहां से क्वेश्चन मुझे लग रहा है देगा वो। बेटे वो 12th क्लास का वैल्यू एडेड वाला अलग चीज है, उसमें सेल बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट अलग होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, जो मैं रॉ मटेरियल लेकर आया वो माइनस करते हैं, वो मेरी कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट में नहीं आता। फैक्टर कॉस्ट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सब्सिडरी नहीं है, सब्सिडी है। सब्सिडी मतलब छूट। जैसे कभी कभी ना आपको छूट देती है गवर्नमेंट, मान लो कि आपसे आप ना किसी उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव में अपनी फैक्ट्री खोलो, तो आपको सरकार छूट देती है। क्यों दी? ताकि वहां का भी विकास हो, तो वो माइनस कर दो। हाँ भाई बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते। यहाँ तक ओके बेटे? अब आ गया एनडीपीएफसी। मेरे प्यारे बच्चों, एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। आप ये रूल समझ लो, अगर वो आपसे नेशनल इनकम पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो आपसे एनएनपीएफसी पूछ रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर वो डोमेस्टिक पूछे तो एनडीपीएफसी पूछ रहा है। आप ये याद रखना हमेशा। तो एनडीपीएफसी कैसे निकल जाता है? कह रहा देखो एनडीपी एमपी दे रखा है, एनएन ओके, डीडी ओके, एमपी में से एफसी जाएगा तो एनआईटी माइनस कर दो। समझ में आ गई बात? अब ये एनएनपीएफसी कह रहा है, अब एनएनपीएफसी भी निकल जाएगा। जैसे कि कह रहा है एनएनपीएफसी निकालो, दे रखा है एनडीपीएफसी, एनएफआई क्या कर दो, एनएन सेम, डीपी से एनपी पे जाएंगे तो क्या प्लस होगा? समझ गए? देखो इन्होंने क्या कर रखा है। कोई दिक्कत जी? अब आती है पर कैपिटा इनकम। क्या होता है पर कैपिटा? मतलब मेरे बच्चे पर पर्सन कितनी इनकम कमाते हैं इंडिया में लोग, तो कहते हैं पर कैपिटा इनकम। समझ गए? कहता द जीडीपी पर कैपिटा इज ए मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज जीडीपी adjusted by inflation by the total population. It serve as an indicator of the standard of living of a, तो इससे कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता। क्या करते हैं वो जीडीपी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से वो अमाउंट, तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है जी, पर बंदा इतना पैसा, जो कि हमारी बहुत अच्छी नहीं। डन? कम है ना, बहुत कम है। चलो अब अगला है पर्सनल इनकम, फिर आएगा डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, एंड देन कुछ क्वेश्चन है। तो आगे करें या अभी समय हो गया? छोड़ दो या कर ले? मेजोरिटी बताओ, छोड़ दो? चलो ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। अच्छा अगली क्लास में हम पर्सनल इनकम से बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके।